नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम एक जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं। ये टॉपिक इस टाइप का है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे डरते हैं। याद रखना, ये टॉपिक पूरा समझने पर डिपेंड करता है, तो आपको पूरा एक एक पॉइंट को समझना है और वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करना भाई, बीच में स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। ओके, तो टॉपिक का नाम है अक्षांश रेखाएं, जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड। अक्षांश या लैटिट्यूड क्या होता है, ये आज का पूरा टॉपिक है, पूरे को ही समझना है। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई। अक्षांश रेखाएं होती क्या है? अगर हम पृथ्वी को या ग्लोब मान लें इसे, ठीक, ऊपर कौन सा है? उत्तर है, इधर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो पृथ्वी पर जो लाइन पूर्व से पश्चिम की तरफ को खींची जाएगी, पृथ्वी पर जो पूर्व से पश्चिम की तरफ को खींची जा रही है रेखा, वो अक्षांश रेखाएं होती हैं या लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। याद रखना, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं, पहली चीज जो आपका पहला पॉइंट है, वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ को खींची जाती है, और इसमें जो होता है, ये क्या होती है कि जो बीच की रेखा होती है, अक्षांश रेखा बीच की जो रेखा होती है, ये पृथ्वी के दो बराबर भाग करती है। बीच की अक्षांश रेखा जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच होती है, ये पृथ्वी के दो बराबर भाग करती है, इसीलिए इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य में होने के कारण इसको बोला गया भूमध्य रेखा। इसका एक नाम और है विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसे इक्वेटर बोलते हैं भाई, EQUATOR, इक्वेटर लाइन या इक्वेटर, इक्वल करने वाला इक्वेटर। भूमि के मध्य में होने के कारण भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब याद रखना भाई, तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि ये काल्पनिक रेखाएं होती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ को खींची जाती है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो सबसे पहली भूमध्य रेखा है, वो बिल्कुल बीचों बीच रेखा है, भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। समझ में आ गया भाई? अब इसने पृथ्वी के दो बराबर हिस्से कर दिए, क्योंकि बीचों बीच है, तो इसीलिए ये पृथ्वी एक गोला है, स्फीयर है। गोला यानी स्फीयर है, तो इसलिए पृथ्वी का ऊपर का भाग हो गया गोले का आधा भाग, यानी गोलार्ध, हेमीस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये हो गया भैया दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया भैया? गोले का आधा भाग है, स्फीयर का आधा है तो हेमीस्फीयर हो गया, गोले का आधा है तो गोलार्ध हो गया। गोला प्लस अर्ध मिलकर बना है। ठीक है भाई, अभी आ जाते हैं सर। तो 0 डिग्री रेखा, अगर पूछा जाए कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है, तो वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा है। अभी हम देशांतर रेखाओं के लिहाज से बात नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक है, दूसरी बात भाई, 0 डिग्री यहां पर है, जो सबसे उत्तर का भाग है ये 90 डिग्री नॉर्थ है, और जो सबसे दक्षिण का भाग है ये भी 90 डिग्री साउथ है। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं भाई। एक और याद रखना, ये जो है वृत्त के रूप में है, लेकिन ये बिंदु मात्र हैं, सिर्फ पॉइंट के रूप में रह गए हैं। 90 डिग्री रेखाएं बिंदु के रूप में हैं, बहुत छोटे से स्थान पर ही 90 डिग्री है। ये बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई है, पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा रही है।
यहां तक क्लियर हुआ? तो 0 डिग्री 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री। तो पूछा जाए कुल अक्षांश कितने हैं भाई, तो कुल अक्षांश हो गए 90 इधर 90 इधर 180 प्लस 0 डिग्री को भी अक्षांश माना जाए तो 180 प्लस 1 कुल अक्षांशों की संख्या हो गई भाई। यहां तक क्लियर हुआ? एक बात हो, अक्षांश होता क्या है उसको भी समझिए। देखिए पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र को एक पॉइंट मानिए, दूसरा पॉइंट मानिए 0 डिग्री को, भूमध्य रेखा को। तो एक रेखा खींचेंगे हम पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा पर, सीधी लाइन जाएगी। उसके बाद किसी एक विशेष बिंदु पर, मान लिया ये वाली लाइन है, यहां पर एक लाइन खींची गई पृथ्वी के केंद्र से, तो पृथ्वी के केंद्र से दो रेखाएं आएंगी, एक 0 डिग्री पर आएगी, एक किसी विशेष पर्टिकुलर स्थान पर आएगी। तो पृथ्वी के केंद्र पर जहां दोनों रेखाएं मिलेंगी वहां जितने डिग्री का कोण बनेगा वही अक्षांश कहलाएगा। मान लिया ये 20 डिग्री पर है, तो इसका मतलब यहां से और यहां पर अगर इन दोनों को पृथ्वी के केंद्र पर जाकर मिलाएं तो वहां पर 20 डिग्री का कोण बनेगा भाई। इसे 20 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे। इसका मतलब यहां से पृथ्वी के केंद्र पर जाए सीधी रेखा जाएगी, और फिर 0 डिग्री पर जाए तो ऐसे जाएंगी, 90 डिग्री पर मिलेंगी, ये समकोण पर होंगी, राइट एंगल पर होंगी भाई। समझ में आ गया होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर एक लाइन जाएगी 0 डिग्री से और एक लाइन जाएगी उस पर्टिकुलर स्थान से, तो जहां पर दोनों लाइन मिलेंगी पृथ्वी के केंद्र पर वहां पर बना कोण ही अक्षांश रेखा होती है। समझ में आ गया? ये भी क्लियर है? अब अक्षांश रेखाओं की खासियत, पहली जो खासियत है कि ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर यानी पैरेलल। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर जिनके बीच समान अंतर हो प्रत्येक स्थान पर। याद रखना, अगर हम यहां पर खड़े हुए हैं तो यहां का अक्षांश बहुत जगह के अक्षांश के बराबर होगा। हर बिंदु का एक अक्षांश होता है और समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने से एक अक्षांश रेखा बन जाती है। ठीक है? तो अब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदा समान होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदा 111 किलोमीटर होती है। याद रखना ये। अगर आपसे कोई कहे कि भाई 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 43 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है? 111 किलोमीटर का अंतर है। समझ में आ गया? 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश 43 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 111 है। कह रहा है कि 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में कितना दूरी है? 111 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है? अभी क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, तो होता क्या है कि ये जो 0 डिग्री रेखा है इसके पैरेलल ही दूसरी रेखा चलेगी, और ये जो रेखा है ये घूमकर पूरे ग्लोब का एक चक्कर लगाकर वहीं पर आ जाएगी। याद रखना, काल्पनिक रेखा है, आपको पूरी पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं देखने को नहीं मिलेंगी। ये वैज्ञानिकों ने कल्पना की है जलवायु के निर्धारण के लिए। अक्षांश रेखाओं की सहायता से जलवायु निर्धारण में मतलब सहायता मिल जाती है हमें। ठीक है? तो अभी देखिए, तो एक अक्षांश रेखा के पैरेलल दूसरी अक्षांश रेखा होगी और इनके बीच कितना अंतर होगा? 111 किलोमीटर का अंतर होगा। ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री होगी, फिर 2 डिग्री में और 1 डिग्री में 111 का अंतर होगा, और ये पूरा एक चक्कर लगाएगी पूरी पृथ्वी का। हर अक्षांश रेखा पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा रही है। तो याद रखना, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं भैया ग्लोब पर। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइन ग्लोब पर पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। और एक बात और भाई, जैसे जैसे हम ध्रुवों के नजदीक चले जाएंगे हमारे वृत्त छोटे होते चले जाएंगे। जैसा मैंने बताया 90 डिग्री तो सिर्फ बिंदु मात्र है। तो जैसे हम ध्रुवों के नजदीक जाएंगे वृत्त छोटे होते चले जाएंगे। जब हम 0 डिग्री की तरफ आएंगे तो वृत्त बड़े होते चले जाएंगे। तो पृथ्वी के बीच में आए तो बड़ा सर्किल बनेगा, पृथ्वी बीच से दूर जाएं ध्रुवों की तरफ जाएं तो छोटा सर्किल बनेगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इस लाइन के आधार पर। पहली बात, पूर्ण वृत्त बनाती हैं। दूसरी बात, ऊपर छोटे वृत्त, यहां पर छोटे वृत्त, ध्रुवों पर छोटे वृत्त, और जितना हम भूमध्य रेखा के नजदीक आएंगे उतना बड़ा वृत्त बनेगा। तो इसी लिहाज से बहुत अच्छा सवाल बनता है कि
पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा बनाती है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, कुछ भी कह सकते हो आप। ये सबसे बड़ा वृत्त बनाती है जिसे हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त। वृत्त यानी सर्किल भाई, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। तो बन गया सवाल कि भैया ग्रेट सर्किल किस रेखा को कहा जाता है? ग्रेट सर्किल 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा को कहा जाता है। क्लियर हो गया यहां पर भाई? ठीक है, तो ग्रेट सर्किल कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा बनाती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। अभी हमने जो बताया आपको, हमने बताया ग्लोब पर ये 0 डिग्री पश्चिम से पूर्व की तरफ को खींची गई है, याद रखना, यहां नॉर्थ है। अब इसके बाद एक रेखा आती है यहां पर, जिसे बोलते हैं हम 23.5 डिग्री नॉर्थ। एक इधर आती है यहां पर एक लाइन, जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, तो ये दो रेखाएं हो गई। 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं नॉर्थ वाली को, दक्षिणी वाली को बोलते हैं मकर रेखा। अब ये 23.5 डिग्री की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखना, ये जो रेखाएं हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट पूर्व पश्चिम होती हैं। पृथ्वी का झुकाव इस हिसाब से है कि ये एक्यूरेट पूर्व और पश्चिम को इंगित करती हैं। ठीक है, और 23.5 डिग्री झुकाव के कारण हमें इन दोनों रेखाओं की जरूरत पड़ती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा और मकर रेखा। एक बात और भाई, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंकर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, CANCER, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा। ठीक है भाई, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हो गई, 0 डिग्री भूमध्य, कर्क रेखा, मकर रेखा। इसके बाद और ऊपर जाते हैं, यहां पर आता 66.5 डिग्री, और यहां पर भी आता है एक 66.5 डिग्री। इनकी जरूरत आपको जलवायु वाले में पड़ेगी जरूरत। ठीक है, लेकिन फिर भी नाम बता देते हैं, इसे बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त, यानी आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, और इसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिका नीचे, आर्कटिक ऊपर है, मालूम ही होगा आपको। तो ये आर्कटिक कहलाता है, ये अंटार्कटिक कहलाता है। तो ये अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रेखाएं हो गई। अब यहां पर एक बहुत अच्छे सवाल बनता है कि सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच की दूरी कितनी है, या पूछा जा सकता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की दूरी कितनी है, या पूछा जा सकता भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव कितने दूर है, किलोमीटर में पूछा जा सकता है भाई, या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव कितना दूर है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर भूमध्य रेखा से पूछ रहा है तो जितना डिग्री है उसकी 111 में गुणा कर दीजिए, सिंपल है। जैसे कर्क रेखा पूछ रहा है तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच की दूरी होगी 23.5 गुणा 111। भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव पूछ रहा है 90 डिग्री, 90 गुणा 111 कर दीजिए। लेकिन अगर इसको पूछ रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ट्राई करते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ है। 23.5 और 23.5 47 डिग्री का हो गया अंतर भाई। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में 47 डिग्री का अंतर आ गया, गुणा 111 कर लीजिए भाई। 47 एकम 47, 47 एकम 47 और 4 51, 47 एकम 47,
और 5 52, गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 47 की गुणा 1 में करी 7 आ गया, 4 हासिल हो गए। 47 की गुणा 1 में करी 47 आया, 4 मिल गए हासिल के, 51 हो गया। फिर 5 हासिल आ गए, 47 की गुणा करी 5 हासिल लगा दिया, 5217। किस किस के बीच दूरी है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की। तो इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं भाइयों, जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। यहां पर अगर आपने चैप्टर को समझा, टॉपिक को समझा, तो समझ कर लोगे आप, कैसे भी पूछा जाए। अगर रट रखा तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना पड़ेगा भाई। वो आपको देखना है कि रटना है या समझना है भाई। क्लियर है? अगले सवाल पर आते हैं। तो अभी हमने कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में भी पढ़ा, कौन कौन सी होती है। ठीक, अभी एक और देखते हैं इन रेखाओं का यूज क्या है। देखिए, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा और यहां पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। देखिए, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आप जो चीजों को जानते हो उन्हीं के द्वारा आप दूसरी चीजों को भी याद कर सकते हो। जैसे सभी जानते हैं कि ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है। कई बार आती है कि ध्रुव के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम ध्रुवों की बात करते हैं तो बर्फ के बारे में आती है कि भाई ये ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में भाई इधर ठंड है, इधर भी ठंड है, लेकिन यहां पर गर्मी है। तो पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है अक्षांश रेखाओं में, वो ये याद रखनी है कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ चले तो तापमान घटता है भाई। दोनों कंडीशन में, चाहे भूमध्य रेखा से उत्तर जाए, भूमध्य रेखा से दक्षिण जाए, दोनों कंडीशन में टेम्परेचर घटता है। और ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो तापमान बढ़ता है भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो पहला जो आपको चीज ध्यान रखनी है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान कम होता है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर तापमान बढ़ता है। एक और सवाल बहुत अच्छा पूछा जाता है, कई सारे कंपटीशन में रिपीट भी हुआ है, सवाल भी अच्छा है भाई। पूछा जाता है कि किसी स्थान, कोई शहर है, गांव है या कोई भी लोकल स्थान है, किसी भी स्थान का तापमान किस चीज पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन आ गया भूमध्य रेखा से दूरी। तो अब देखिए कि भूमध्य रेखा से अगर दूर है तो वो ठंडा होगा, नजदीक है तो वो गर्म होगा। ये तो अभी हमने बताया। तो पहला बात जो होती है कि किसी स्थान या किसी शहर का तापमान किस चीज पर डिपेंड करता है, तो पहली चीज है जिसमें भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूर होने पर टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से हाइट जो है, यानी डेटम रेखा बोलते हैं समुद्र तल को। समुद्र तल से या डेटम रेखा से कोई स्थान कितनी ऊंचाई पर स्थित है, इसका भी प्रभाव उसके टेम्परेचर पर पड़ता है। ठीक है। अगर पहाड़ी एरिया है तो वहां का तापमान कम होता है, ये जानते हैं। प्लेन एरिया में तापमान ज्यादा होता है। इससे एक सवाल आया था, एक बार सवाल एसएससी ने पूछा कि शिमला और चंडीगढ़ एक ही देशांतर पर स्थित है, सॉरी एक ही अक्षांश पर स्थित है, लगभग समान अक्षांश पर है, लेकिन दोनों के तापमान में अंतर का कारण क्या है? तो उसका कारण था कि शिमला की ऊंचाई ज्यादा है समुद्र तल से, इसलिए वहां का तापमान कम होता है। तो भूमध्य रेखा से दूरी समुद्र तल से ऊंचाई पर भी प्रभाव पड़ता है। और एक और चीज होती है समुद्र से दूरी। तो अगर कोई शहर या कोई जगह या कोई गांव या कोई कस्बा समुद्र के नजदीक है तो वहां का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ना तो ज्यादा गर्म हो पाता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि समुद्र जो है टेम्परेचर को नॉर्मल करता रहता है। तो समुद्र से दूर होना, नजदीक होने पर भी तापमान पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दक्षिण भारत में पुणे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, तो ये सब जो है समुद्र से ज्यादा दूर ना होने के कारण वहां का तापमान लगभग एक लेवल पर रहते हैं। ठीक है भाई। अगर ये समुद्र से नजदीक नहीं होते तो गर्मी बहुत ज्यादा होती भाई यहां पर। ओके। तो
किसी स्थान का तापमान इन तीन चीजों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी। ठीक है भाई, नोट कर लेना तीनों पॉइंट को, समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद भाई भारत की बात करते हैं। भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक स्थित है। दोनों ही नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच स्थित है भारत। अब एक बात भाई, देखिए मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जीके का सिलेबस है बहुत वाइड है भाई, आप उसमें कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे। और कई बार ये होता कि हम छोटी चीज के चक्कर में महत्वपूर्ण चीज को खो बैठते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप इसको, ये जो मिनट है इसको याद ही मत करिए, आप याद रखिए 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, 99.99%। अगर आपके ये याद है तो आपका अक्षांश वाला सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके चक्कर में आप इसको भी महत्वपूर्ण को भूल जाओगे। 99.99% में रिस्क हो जाएगा 0.01% के कारण। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं अपने सभी स्टूडेंट से अपील करता हूं, कहता हूं क्लास में के दौरान भी कि ये याद ही मत रखिए, नहीं पूछा जाएगा आपसे 99.99%। ठीक है भाई, आ जाइए भाई। तो आपको बस याद रखना 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि अभी तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। दूसरा सर, ये जो मैंने बोला ये मिनट बोले जाते हैं, 4 मिनट ऐसे बोलते हैं भाई। डिग्री के बाद का जो छोटा अंश होता है उसे मिनट बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। भारत का विस्तार कहां से कहां तक है? 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ। एक और भाई, अब एक सवाल हो रहा था, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, क्योंकि भाई 8 से 37 है तो 8 और 37 के बीच में आ रहा 23 डिग्री, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। अब ये जो रेखा है भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए हम पश्चिम से पूर्व की तरफ को चलते हुए बोलेंगे भाई। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आ गया छत्तीसगढ़, इसके बाद आ गया झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल पूरा लिख लेना भाई। ये 8 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। भारत के इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भाई। ठीक है, बहुत सारे भाई हैं जो इसको ट्रिक से याद करते हैं, तो भाई देखिए ट्रिक की अपेक्षा आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो। ये मैंने उसी क्रम से लिखवाया है। जब आप मैप देखेंगे तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, वहां से शुरू करके इधर की तरफ को, पूर्व की तरफ को आप चलते हुए चलेंगे। पश्चिम से पूर्व की तरफ को चलिए, आपके ये राज्य क्लियर हो जाएंगे। और याद रखना भाई, ट्रिक से सिर्फ ये याद करेंगे, अगर मैप के हिसाब से करेंगे तो इनके साथ और बहुत सारी चीजें भी आपको क्लियर होती हुई चलेंगी। ठीक है, तो आप मैप देखिए जरूर, और मैप देखने के बाद उस पर कर्क रेखा की स्थिति को देखिए कहां से होकर गुजर रही है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। एक और सर, अब ये जितने भी राज्य हैं इनमें पूछा जा सकता है कि भाई भारत के इन राज्यों में से कोई सी राजधानी दे दी या कोई दूसरा दे दिया, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के बहुत नजदीक स्थित है, बिल्कुल पास में स्थित है। रांची जो पड़ता है झारखंड की राजधानी,
एक बात और याद रखना, मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन। हम शहर की बात कर रहे हैं, राजधानी की बात नहीं कर रहे। महाकालेश्वर मंदिर की नगरी है उज्जैन। महाकाल नगरी भी बोलते हैं महाकालेश्वर मंदिर के कारण उज्जैन, शिप्रा नदी पर बसा हुआ है जो। तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का, ये कर्क रेखा पर स्थित है। ये कर्क रेखा पर स्थित है और ये कर्क रेखा के पास स्थित है। आपको पता होगा इसमें एक वेधशाला बनवाई गई थी। वेधशाला जो बनवाई गई थी वो इसी कारण बनवाई गई थी उज्जैन में कि भाई यहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो खगोलीय स्थिति के हिसाब से यहां का महत्व अलग हो जाता है भाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ भाई। तो अभी हमने आपको बताया अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं जलवायु के निर्धारण में बहुत सहायता करती हैं भाई। इसके बाद अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही आप लगा सकते हैं कि भाई पृथ्वी के कौन से हिस्से में कब गर्मी होगी कब सर्दी होगी। तो पहली चीज याद रखना भाई, अभी मैं मैप के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं बना रहा, मैं सीधे बना रहा हूं। ये है 23 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहां पर 0 डिग्री और यहां पर ले लिया हमने 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, सीधी लाइन में समझना है आपको। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। ठीक है, ये जो 3 लाइन है आपको ध्यान रखना है, सूर्य की जो किरणें होती है इन पर लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत पड़ सकती है, लंबवत यानी सीधा 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर। यहां पर पड़ सकती है, यहां इसके बीच में कहीं भी पड़ सकती है, लेकिन सूर्य की किरणें इस एरिया में लंबवत नहीं पड़ेंगी, इस एरिया में लंबवत नहीं पड़ेंगी, सीधा नहीं पड़ेगा। याद रखना, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं, 90 डिग्री के कोण पर आ रही है, उस स्थान का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहां पर तिरछी आ रही हैं उस स्थान का टेम्परेचर कम होगा। अब क्योंकि इस साइड में कभी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती, इसलिए इधर का टेम्परेचर कम होता है, इस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें ज्यादा पहुंचती हैं, सीधी पहुंचती है। ठीक है, तो याद रखना 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सूर्य की किरणें कब लंबवत होती हैं, यह पूछा जा सकता है। तो देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि हम सभी उत्तरी गोलार्ध में निवास कर रहे हैं। ठीक है, भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत पड़ती हैं। इस दिन पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को गर्मी भी होती है आप जानते हैं, और दिन भी सबसे बड़ा होता है। यहां पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन 22 दिसंबर को हमारे यहां पर सर्दी हो जाएगी। याद रखना, हमारे यहां का मतलब नॉर्थ गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो इस एरिया में सर्दी हो जाएगी क्योंकि सूर्य अब हमसे दूर जा चुका है। सूर्य की किरणें दिखाई देंगी हमें, लेकिन तिरछी दिखाएंगी हमारे यहां पर। तो इसीलिए सूर्य की किरणें तिरछी आने के कारण हमारे यहां सर्दी का मौसम आ जाएगा। उस समय इधर गर्मी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में उस समय गर्मी चलती है। हमारे यहां जब सर्दी होती है उधर गर्मी, जब हमारे यहां गर्मी तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सर्दी होती है भाई। उल्टा चल रहा है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध एक दूसरे के उल्टे हैं जलवायु के हिसाब से। ठीक है, 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, रात सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को हम अपनी बात कर रहे हैं, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। और अगर दक्षिणी की बात करेंगे तो उल्टा कर देना, दोनों को याद मत करना, उल्टा कर दीजिए। इस स्थान पर 0 डिग्री पर 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन होते हैं ऐसे। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी, दिन रात बराबर होते हैं। अब 21 मार्च की बात करिए या 23 सितंबर की बात करिए, आपके यहां पर 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी।
ठीक है। जबकि अगर 21 जून की बात करें तो हमारे यहां 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात रह जाती है। रात का मतलब सूर्य उदय से सूर्य अस्त और सूर्यास्त से सूर्य उदय के बीच के टाइम को दिन और रात बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया। तो 21 जून को हमारी तरफ सूर्य है, ये मानिए हमारी तरफ, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। जब हमारी तरफ सूर्य है तो गर्मी हमें मिलेगी, और गर्मी मिलेगी तो दिन बड़ा हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में दिन बड़ा होता है। और जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा की तरफ ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया तो हमें सर्दी मिलेगी, दिन छोटा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी। 21 मार्च 23 सितंबर, मौसम देखिए भाई, मार्च और सितंबर के महीने में यहां ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बहुत सुहाना मौसम होता है, मालूम है ना। ठीक है, बसंत का मौसम मार्च के महीने को ही तो बोलते हैं। ठीक, तो 21 मार्च 23 सितंबर मौसम जो है सामान्य हो जाता है। दिन जितना बड़ा उतनी ही बड़ी रात है भाई। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। याद रखना, उस समय इस एरिया में भयंकर गर्मी होती है। ओके, क्लियर हो गया यहां पर? तो क्लियर है, ये कोई डाउट नहीं। ठीक है भाई, अब हमने आपको इसके हिसाब से बता दिया। दूसरी चीज एक और याद रखना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, यानी भूमध्य रेखा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस एरिया बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच पड़ रहा है, तो ये गर्मी का एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, टुंड्रा प्रदेश वगैरह बारे में नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ अक्षांश पर बात कर रहे हैं। इसके आसपास का ये जो एरिया है, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, 5 डिग्री 7 डिग्री मान सकते हो आप, लगभग 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, या 7 डिग्री से 7 डिग्री साउथ, या 10 भी मान सकते हो, लेकिन लगभग थोड़ा सा एरिया। ये वाला जो एरिया है, इसके दोनों तरफ का, इस एरिया में भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया, शांत हवा होती है। क्या होती है भाई? शांत हवा। यानी जो हवा होती है वो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टली नहीं चलती, वर्टिकल चलती है, थोड़ी बहुत चलती है, तो हवा बिल्कुल नहीं होती लगभग। इस एरिया में जो शांत हवा का क्षेत्र है, इस शब्द पर ध्यान रखना है। ठीक है, शांत हवा के क्षेत्र को बोलते हैं डोल्ड्रम। तो भूमध्य रेखा के आसपास शांत हवा का क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाता है। भूमध्य रेखा के आसपास शांत हवा का क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाता है। क्लियर भाई? ठीक है। इसके बाद यहां से भूमध्य रेखा से अगर इधर जाएं, 40 डिग्री नॉर्थ पर जाएं, तो 40 डिग्री नॉर्थ पर जाएं तो इधर जो है वायुदाब बहुत अधिक होता है। इधर बहुत ज्यादा वायुदाब होता है 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर। इस अक्षांश को अश्व अक्षांश बोलते हैं भाई। अश्व अक्षांश, अश्व यानी हॉर्स, हॉर्स लैटिट्यूड। तो पूछा जा सकता है कि अश्व अक्षांश किसको बोलते हैं? 40 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं भाई। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड। और इसकी खासियत क्या होती है? वायुदाब अधिक होता है भाई। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 0 डिग्री जो है हमारी रेखा है, भूमध्य रेखा, इससे दक्षिण की तरफ आते हैं भाई। हमने ऊपर 40 डिग्री बताया, नीचे भी, सॉरी, हम 40 डिग्री ही लेते हैं, 40 डिग्री को ही लेते हैं। इधर जो है, इधर की एक खासियत है, इधर बोलते हैं हम इसको गरजती चालीसा। गरजती चालीसा, गरजती चालीसा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है। ऐसा क्यों है उसको समझते हैं भाई। देखिए, हमारा जो पृथ्वी की 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा, इसमें जो भूमि है, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, उनमें जो भूमि है वो इस तरफ में ज्यादा है। नॉर्थ वाले में भूमि ज्यादा है, इधर भूमि कम है, इधर जल ज्यादा है भाई। साउथ वाले में भूमि कम है, लैंड एरिया कम है, सी एरिया ज्यादा है। इधर जो है भूमि ज्यादा है, लैंड एरिया ज्यादा है, वाटर एरिया कम है। आप अंदाजा लगाइए सर, भारत विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, पूरे वर्ल्ड में 30% क्षेत्रफल पूरा का पूरा इसी में है। इसके बाद यूरोप महाद्वीप ऊपर ही है पूरा का पूरा, एशिया यूरोप दोनों पूरे ऊपर हो गए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें, वो भी पूरा ऊपर है।
3 महाद्वीप पूरे के पूरे ऐसे हैं जो ऊपर के हिस्से में आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप आधा ऊपर है, आधा नीचे है। दक्षिणी अमेरिका कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब भूमि ज्यादा होगी। इधर क्या बचा? ऑस्ट्रेलिया बचा, या 2 हिस्से जो 2 महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका महाद्वीप और क्या बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, वो बच गए। और अंटार्कटिका बच गया। अंटार्कटिका निर्जन महाद्वीप है, बर्फ भी बर्फ है। तो इसका मतलब क्या है? इस एरिया में पानी ज्यादा है, इधर भूमि ज्यादा है। ठीक है, तो इधर जब पानी होने के कारण समुद्र में हवा चलती है तो उसको कोई अड़चन नहीं मिलती। अड़चन ना मिलने के कारण क्या होता है कि हवा की स्पीड बढ़ती चली जाती है, और जब हवा समुद्र के ऊपर पानी से टकराती है तो बहुत तेज शोर करने लगती है। यहां पर इतना ज्यादा शोर होता है कि 40 डिग्री पर इसे क्या बोलते हैं? गरजती चालीसा बोलते हैं भाई। ठीक है, 40 डिग्री पर क्या बोलते हैं इसको? गरजती चालीसा। पचास डिग्री पर इसे बोलते हैं प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर इसे बोलते हैं चीखती साठा। ठीक है भाई, किसको? हवाओं को। हवाओं के नाम दिए गए हैं यहां पर अलग अलग अक्षांशों पर। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अश्व अक्षांश। 40 डिग्री पर गरजती चालीसा, 50 पर प्रचंड पचासा, 60 पर चीखती साठा। आवाज करने के कारण, शोर करने के कारण हवाओं को नाम दिए गए। यह भी क्लियर हो गया। एक बात और सर, अब एक सवाल उठता है कि हमारी जो महत्वपूर्ण लाइन है, महत्वपूर्ण लाइन थी 3 रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अभी हमने आपको बताया कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य बहुत से गुजरती है। मकर रेखा बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। लेकिन अब यहां पर एक सवाल बहुत अच्छा बनता है कि क्या कोई ऐसा देश है जिसमें इनमें से 2 रेखाएं गुजरती हो या तीनों गुजरती हो? आप आंसर ट्राई कीजिए। ऐसा देश जिनमें से तीनों रेखाएं गुजरती हो, कौन सा है? हो गया भाई? तो भैया आंसर क्या है? देखिए, वर्ल्ड का ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें से ये तीनों रेखाएं गुजरती हो। सिर्फ एक देश ऐसा है, ब्राजील, जिसमें से 2 रेखाएं गुजरती हैं। इन 3 की बात कर रहे हैं हम, प्रसिद्ध की। वो कौन सी? मकर और भूमध्य रेखा। तो ब्राजील वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती हैं। आपने आंसर चेक कर लिया होगा। अगर आप हल्का सा भी कंफ्यूज हुए हैं तो समझ जाइए कि आपकी जो तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए ऐसे में ध्यान रखना है। तो ऐसा वर्ल्ड का कोई देश नहीं है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हो। ब्राजील में से कौन सी गुजरती हैं? 2 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा और मकर रेखा। एक बात और, वर्ल्ड का ऐसा महाद्वीप जिसमें से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखना देश नहीं है, महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है भाई। अभी देखिए, हमने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया। अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, थोड़ा सा मैप वगैरह भी देख लेंगे, तो उसके बाद आपको जलवायु वगैरह समझने में बहुत आसानी होगी। याद रखना, ज्योग्राफी का ये टॉपिक जो है, ये अन्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अन्य चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये अक्षांश और देशांतर क्लियर होने के बाद ही पढ़ना चाहिए। तो ज्योग्राफी का बेस है, महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छी तरह से समझकर ही आगे बढ़ना आपको। दूसरी बात भाई, बहुत सारे भाई कह रहे हैं जी आप टॉपिक क्लियर कराइए, एक टॉपिक को क्लियर कराइए। देखिए भाई, आप अगर कमेंट्स पढ़ेंगे, आप सिर्फ अपने कमेंट्स मत, दूसरे भाइयों के कमेंट्स भी देखिए जो हमारी वीडियोज पर आ रहे हैं। कोई रीजनिंग मांगता है, कोई जीके मांगता, कोई मैथ कहता, कोई कहता मैथ ज़्यादा कराइए, कोई कहता जीके ज़्यादा कराइए, कोई कहता मिक्स जीके कराइए। सभी के अलग अलग डिमांड्स हैं। तो हम देखिए भाई, सभी की डिमांड्स तो पूरी नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं हमारी मजबूरी। लेकिन अभी हमने जो टॉपिक चला रखा है, हम तीनों सब्जेक्ट को ले रहे हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ। एक बात और, आगे नज़दीक में आकर हम आपको हिंदी की भी क्लास लेने शुरू करेंगे।
ठीक है। हिंदी की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट लगेगी कि अब हमें हिंदी शुरू कर देनी चाहिए तो। ठीक। दूसरी बात भाई, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है जीके में, वो चल रहा है इकोनॉमिक्स। उसकी हम 3 क्लास ले चुके हैं। अब क्योंकि हमें दूसरे भी सब्जेक्ट को ध्यान रखना है, तो इसीलिए हम बीच बीच में एक्स्ट्रा उठा रहे हैं। हाँ, पहले इकोनॉमिक्स क्लियर होगी, उसके बाद दूसरी चीजें चलती रहेंगी साथ के साथ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे भाई ये सोच रहे होंगे कि इतना टाइम लग रहा है, तो उसका कारण ये है कि मुझे जीके, रीजनिंग, मैथ तीनों को लेकर चलना भाई। अगर केवल जीके होता तो अब तक इकोनॉमिक्स क्लियर होकर दूसरे सब्जेक्ट पर आ चुके होते, बीच बीच में एक मिक्स लगा देते, तो उसमें कोई नहीं है। आप, हमारी एक कोशिश हो रहे हैं, हम ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे। आप मेरी पूरी वीडियो उठाकर देखिए, मैं इजी वाले टॉपिक नहीं पकड़ रहा हूं, कम से कम जीके के मामले में, ठीक है। हम ऐसे टॉपिक पकड़ रहे हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, जिससे बच्चे सीख सकें, ठीक है। तो आपको सीखना है, समझना है, बस रटना नहीं है भाई। थोड़ा सा कॉपरेट आप मुझे कीजिए, मैं आपको कॉपरेट कर रहा हूं भाई, ठीक है। मैं अपनी तरफ से द बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। हाँ भाई, एक बात और देखिए, लाइक की परसेंट बहुत कम है देखा जाए तो। अभी जितने व्यूज होते हैं उसमें 25% के करीब लाइक आ रहे हैं, 20 या 25%। मालूम है, अगर आपको पसंद नहीं आ रही वीडियो तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ तो एक्टिविटी दिखाइए भाई। आप अपनी उपस्थिति तो दिखाइए, या तो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए भाई, न्यूट्रल मत होइए, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा लाइक जरूर कीजिए। और भाइयों, हमारे चैनल को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों, घर परिवार में सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद भाइयों।